बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम 1.2 करेंगे 9th क्लास की जो मैथ की बुक है, जो साइंस की बुक है। तो पिछली क्लास में हमने 1.1 किया था, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था। तो आप वो देख लें पहले, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसके बाद हम आज 1.2 की तरफ जाएंगे। तो 1.2 बेसिकली इसी तरह की है, मैट्रिक्स के मतलब है, क्योंकि चैप्टर ही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। तो आज क्वेश्चन पर जाने से पहले मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास लैपटॉप में इसका पीडीएफ पड़ी है बुक की। तो वहाँ से मैं देखकर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी टाइप्स होती हैं मैट्रिसेस की। तो ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उनका ये टाइप्स का नाम क्यों है, ताकि मैं आपको ये बता दूंगा। बाकी आपने उससे खुद बाद में समझ लेना है देख कर। तो मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो पहली टाइप तो बहुत सिंपल है, जी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कि सबसे पहले आ जाती है कि रो मैट्रिक्स। एक हो तो मैट्रिक्स और ज़्यादा हो तो मैट्रिक्स हम कहते हैं। रो मैट्रिक्स बहुत आसान है, यानी मैंने आपको बताया था कि रो हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। तो मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 3 ये हमारे पास इसकी एग्जांपल होगी। इसी तरह 1 2 3 4 5 ये एक रो मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ये हमारे पास आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। तो वो भी बहुत आसान है, यकीनन आपको अगर मैं एग्जांपल ना दूँ तो फिर भी आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो मैं सिंपली आप 1 2 3 ये आपके पास क्या बन गई, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह अगर 1 और 2 हो तो ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो ये बहुत आसान है इसकी मतलब कि जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि ये कॉलम मैट्रिक्स नज़र आने में नज़र आती है आपके सामने, ये नज़र आ जाता है कि ये कॉलम मैट्रिक्स होती आगे, क्योंकि जो आगे आपके क्वेश्चन है उसमें आपको उसने एग्जांपल दिए होंगे, आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उससे पूछेगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो आगे आपके पास आ जाती है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो उसकी मैं आप अपने बुक से देख लीजिएगा उसकी डेफिनेशन। तो सिंपल इसका यही है कि वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल ना हो वो आपके पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सी इसकी एग्जांपल हैं, मैं आपके पास सामने ये रख देता हूँ 4 1 4 5 3 2 9 1। ये आपके पास आप देख लें, इसके आप गिने तो आपके पास रो कितनी बनेंगी, एक ये वाली रो बन गई, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो बन गई। इसको 3 रो बन गई। और इसकी जो कॉलम है, एक ये वाला कॉलम बन गया और एक ये वाला कॉलम। तो इसकी जो ऑर्डर क्या आगा हमारे पास के 3/2। तो वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह आपके पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जो बराबर हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको ये मतलब कि समझ आ गया होगा कि क्या होती है, कि जो जिसका आर्डर आपके पास बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी 1 2 3 4 9 2 4 1 2 नंबर ऑफ रो 3 1 2 3 कॉलम 1 2 और 3। ये मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए ये लाइन गाता हूँ, हालांकि आपको ये लाइन नहीं गानी पड़ती, आप ज़ुबानी ही करेंगे। आपको देखकर आप बार बार इन चीज़ों को करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं किसके मतलब बात कर रहा हूँ। तो आप देख लें, इसका आर्डर है 3/3। तो जो जिसका आर्डर सेम हो, नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों, तो हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आप के सामने आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो आसान चीज़ें हैं, आपने इनको ये आपने समझनी है, क्योंकि अगर आप आगे एफएससी में देख लें, बीएससी में इसी चीज़ों को आपने आगे पढ़ना है। तो ये चीज़ें बार बार यूज़ होंगी। तो आपने अभी 9th में इन चीज़ों को
अच्छे तरीके से समझ लें। तो आप कोशिश करें कि आज एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आएंगी। अगर आपने इसको समझा होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। रट्टा आपका कभी भी आ चल जाएगा, लेकिन कल वो आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के आप ये कह सकते हैं कि हम उसको कहते हैं जिसमें ये आपके पास मैट्रिक्स है, 0 0 नहीं, यहाँ पे सॉरी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो ये वाली जो डायगोनल है ये आपके पास जो बन रहा है, आप इस तरह भी बन सकता है, यहाँ पे भी सेम हो, 1 1 हो, सेम हो, 1 1 ना हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 1 हो। आप यहाँ पर ये वाला जो होगा, ये वाली इंट्रीज वो आपके पास सेम होंगी तो वो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप कह लें कि 0 0 2 0 2 0 2 0 0, तो आपके पास ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो यकीन आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं किस मुतालिक बात कर रहा हूँ। जिसकी ये ये वाला जो डायगोनल हो वो उसकी इंट्रीज आपके आपस में सेम हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल में डायगोनल मैट्रिक्स के मुतालिक बात की जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो ये वाली इंट्रीज़ हैं वो सेम नहीं होती। उसमें देखा था आपने कि बाकी सब सेम थी आपस में, ये देख लें, ये 2 2 सेम है, ये 1 1 सेम था, लेकिन इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इसमें ये वाली जो सेक्शन होता है इसमें आपके पास ये इंट्रीज जो होती हैं वो सेम नहीं होती। मतलब मसलन मैं आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ कि 0 3 2 9 0 0। तो इसमें ये देख लें, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी ये वाली एंट्रीज आपस में इक्वल ना हूँ, इक्वल सेम हूँ, तो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर मुख्तलिफ हों तो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और इसी के साथ जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें देख लें कि उसमें ये होता है कि आपके पास वो भी सिंपल इसी तरह ही है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास सारी इंट्रीज जो होंगी इस डायरेक्शन में वो हमेशा 1 होंगी, 1 के अलावा कोई भी नहीं होगी। इसलिए हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाली हमेशा जब होंगी तो वो 1 1 ही होंगी। ये देख लें आप, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो तीनों आपके सामने लिखी हुई हैं। स्केलर मैट्रिक्स में जो जितनी भी एंट्रीज होती हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हमेशा आपके पास सेम होती हैं, तब इसको हम स्केलर कहते हैं। डायगोनल में ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, या इस डायरेक्शन में होंगी या इस डायरेक्शन में होंगी, लेकिन मुख्तलिफ होंगे तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और बाकी ये वाली एंट्रीज 0 होनी चाहिए, और इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में सिर्फ बची होंगी आपके पास, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ये जो वाला होगा ये आइडेंटिटी हम कहेंगे, आइडेंटिटी कहते हैं 1 को, तो ये आपके पास हमेशा 1 1 होनी चाहिए। तो ये बहुत आसान है याद करने के लिए। आपके पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है आपके पास। इसी तरह अगर हम नल मैट्रिक्स की बात करें तो नल आपने यकीनन पढ़ा होगा। नल का मतलब क्या, खाली, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि 0 0 0 0, तो आपके पास एक ये मैट्रिक्स बन गई आपके पास 0 0, यानी कि इसमें कोई एंट्री नहीं है, सब एंट्री 0 होंगी। हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास ही क्या है, ये नल मैट्रिक्स हैं। तो ये बहुत आसान है, यही मेरे जहन में आ रही थी अभी, यही है। तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई और भी अगर मैट्रिक्स आई जो मेरे अभी जहन में नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप देख लें अपनी बुक में, उसमें क्या आपने पूछा हुआ है कि क्या करना है। वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनियन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो मैंने आपको जो पीछे बताया है कि मैट्रिक्स के बारे में, वही आपसे पूछा है कि उसने आप मतलब कुछ फॉर एग्जांपल ए पार्ट उसने दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है उसने जी कि ये क्या है। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल आसान क्या होगा आपके पास इससे ज़्यादा क्वेश्चन आसान क्या हो सकता है। उसने पूछा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो आप ध्यान में रखें कि मैंने आपको क्या बताया था कि जिस एंट्रीज अगर आपके पास सारी की सारी 0 हो तो हम इसको क्या कहते हैं, नल, खाली। काफ़ी सिंपल है, यानी आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपके पास, ये सिंपल है। इसी तरह के बेशुमार मतलब सी से लेकर तकरीबन F तक आपको पार्ट्स दिए गए हैं। उसने पूछा है कि आप बताएं इसमें से
ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो कॉलम सी मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी पार्ट है, वहाँ पे लिखा है 4, मैं आपकी बुक से लिख रहा हूँ ये 406, ये मेरे पास PDF फाइल में है। तो पूछ रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप देखकर आसानी से बता सकते हैं। आप जहन में सोचें कौन सी होगी, तो बगैर सोचे क्योंकि आप नज़र आ रही है आसान है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह EF और E पार्ट भी है आपके पास, वही है, ये मैट्रिक्स है, तो ये यकीनन ये नल होगी। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, तो ये सारी सिंपल है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछा है कि आप बताएं जी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि उसने पूछा हुआ है आइडेंटिफाई करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, रो कौन सी होती है, आइडेंटिटी कौन सी होती है, नल कौन सी होती है। मैंने आपको पीछे एक एक करके बताया था कि कौन कौन सी होती है, तो आपको यकीनन ये पार्ट करते हुए यकीनन आपके पास कोई भी परेशानी नहीं होगी कि आप ये ना बता सकें कि ये कौन सी होती है। तो ये आप कर लें, ये सिंपल है। रेक्टेंगुलर का मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है जिसके आर्डर आपके पास इक्वल ना हो। इसी तरह स्क्वायर का बताया था जिसका आर्डर बराबर हो। रो का बताया था जो रो की शक्ल में हो, कॉलम की शक्ल में हो। आइडेंटिटी जिसके मतलब आइडेंटिटी 1 1 हो। तो और नल मैट्रिक्स का जिसमें कोई भी आपके पास एंट्री साहब के साथ 0 हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास है जो काफ़ी आसान, मतलब कि ये आपके पास आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल में आपके पास जो ए लिखा हुआ है वो मैंने कहा था अगर एंट्रीज, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 4 0 0, तो बताएं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस डायरेक्शन में एंट्रीज सेम हो तो हम उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो काफ़ी आसान है। अगर आपने उन डिफिनेशन को और डिफिनेशन जो मैंने आपको लिखा है, मतलब आपको बताया था कि जो क्वेश्चन एक टाइप को मैंने लिख कर बताया था, अगर आपको उसमें आपने जहन में रख लिया तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास हलवा है, आपके पास ये कोई मुश्किल नहीं होगा इस क्वेश्चन को करना। तो इसी तरह उसने बी पार्ट लिखा हुआ है, वो बी पार्ट बताएं आपके पास क्या है। इसी तरह सी पार्ट बताएं कौन सा है, डी पार्ट, इसी तरह आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बी पार्ट जो है वो पूछ रहा है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये भी मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कर लेंगे। इसी तरह उसने सी पार्ट का पूछा है कि सी क्या है, तो सामने नज़र आ रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह 3 का पूछा है तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह ई का पूछा है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो जो जिसके मतलब ई मेरे ख्याल में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ई जो पार्ट है वो भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये काफ़ी आसान मैट्रिक्स है, मतलब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसमें भी आपको यही कुछ करना है जो पीछे आप कर चुके हैं, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन हम तेज़ी से करते जा रहे हैं ताकि हम जब हमारे पास आगे हम बाकी क्वेश्चन को भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कह रहा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ये आपके पास लिखा हुआ है, मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 1 3 1, वो कह रहा है कि आप इसका नेगेटिव फाइंड करें। तो ए का नेगेटिव क्या होगा, सिंपल है कि माइनस ए होगा, तभी हम इसको कहेंगे कि ये नेगेटिव है, क्योंकि ए के साथ नेगेटिव लगेगा तो तभी ये नेगेटिव, माइनस का ये सिंपल है तो ये तभी नेगेटिव होगा। तो हम इसका नेगेटिव कैसे लिखेंगे, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 होगा और -1 हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है बी, मैं आपको अपने पास एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह आ गए हैं, आप मुझे यकीन है कि आप उसको भी आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मैं चलें यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन का एक पार्ट करा देता हूँ। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट उसने लिखा हुआ है हमारे पास 1 0 -1, कह रहा है कि इसका नेगेटिव फाइंड करें। तो हम इसका नेगेटिव जब फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, -1 0 0 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। और -1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमेशा माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ये काफ़ी बच्चों वाली चीज़ें हैं, फिर भी आपको मैं रिमाइंड करने के लिए आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था।
तो आगे एक और आ जाता है कि वो कहता है कि जब आपको फाइंड दी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मैं लिखता हूँ, ये यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी मामला शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी वो इमरान कहता है कि घबराना नहीं है, इसी तरह आप बच्चों ने भी घबराना नहीं है, बहुत आसान है। वो कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोज मतलब से भी आपको समझ रहे हैं कि ये क्या मतलब है। मतलब कि उसने आपके पास ए पार्ट लिखा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा अपने पास मैं पढ़ ना दूँ और आपको क्वेश्चन करा दूँ ताकि आप ये ना कहें कि अपनी कहाँ से एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे उसने ज़ीरो क्वेश्चन किया 1 - 2, तो हम ट्रांसपोज में क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन को मतलब चेंज करते थे। ट्रांसपोज मतलब ये डायरेक्शन है, ये लिखी हुई है क्वेश्चन की, तो हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे मतलब कि इसको चेंज कर देंगे इस डायरेक्शन को, तो ये यहाँ से जाता 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 ये मतलब ऐसा सीधा हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज है। इस फॉर्म में लिखा हो तो इसके ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा सीधा, और अगर ऐसे दिया हो तो वो ऐसे होता 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 सीधा हो जाएगा। तो मतलब कि ये आपके पास कॉलम में दिया हो तो वो रो में चेंज होगा, रो में दिया होगा तो कॉलम में चेंज हो जाएगा। सिंपली ये है कि ट्रांसपोज का ये मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ये आप देख लें, ये कॉलम में लिखा हुआ है, हम इसको इसका ट्रांसपोज इसका ऊपर से निशान लगाते हैं, मतलब सिंबल लगाते हैं। ये हमेशा अगर ए ऐसे मतलब फॉर एग्जाम्पल ए एफ लिखा हो, इसका मतलब होता है कि ये ए का ट्रांसपोज लिया गया हुआ, तभी ये ए का ही ट्रांसपोज है। तो इसका हम इस तरह लिखते हैं ए का ट्रांसपोज। तो यानी आपके पास ये जो आपका कॉलम है ये चेंज हो जाएगा, इसमें आपकी रो में चेंज हो जाएगा। इसी तरह पी पार्ट है, उसमें इसमें दिया हुआ है कि 5 1 - 6, तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था आपको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है, तो वो बन जाएगा 1 - 6 1 - 6। तो ये देखें ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो काफ़ी आसान मामला है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आज देखता हूँ मैं कि कितने क्वेश्चन हैं इसमें। तो आज आगे आपके पास देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास, जिसमें आपने बताना था कि क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 थी, काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसमें आपने दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने कह रहा है कि 1 2, इसमें आपने सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड करनी है और कुछ चीज़ नहीं है। तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 1 1 2 0। वो कह रहा है कि ए पार्ट है, 6 का ए पार्ट है कि वो कह रहा है कि एक का ट्रांसपोज लें फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज दोबारा उसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ए गिवन है। ए क्या है हमारे पास 1 2 0 1, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं हमने करते हैं। तो हम कह लेंगे कि ये वाली रो है, हम इसको 1 2 कॉलम में चेंज कर देंगे, और इसी तरह 0 और 1 ये इसका बन जाएगा। दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्योंकि उसने कहा हुआ क्वेश्चन में कि दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है, दोबारा लेंगे तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा 1 0, और इसको हम रो में कर देंगे तो ये बन जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा ये बन गया, ये और इसका ये बराबर हो गया। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ए का ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने इसमें फाइंड करना था। इसी तरह सिंपली है, वो कह रहा है कि इसका बी पार्ट हमने आपके पास लिखा हुआ है कि बी का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज में तो बी के बराबर आ जाए। तो बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 1 2 0। ये बी का ट्रांसपोज लेंगे हम, क्या हो जाएगा 1 1, तो ये 2 0। इस पहले वो कुछ चेंज कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली आपका जहन में आ जाता है कि क्या बनेगा। देखने ना, ये रो थी ना, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो थी, इसको हमने कॉलम में, ये आपके पास रो थी, हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो में था, सॉरी ये रो में था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया।
और ये कॉलम में था, हमने इसको रो में चेंज कर दिया सिंपली, और कुछ भी नहीं किया। दोबारा हम उसने कहा हुआ है कि आप दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली ये था, ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये को आपके पास क्वेश्चन था, उसका बी पार्ट है। दोबारा हम लेंगे जी, कहा उसने दोबारा लेना पड़ेगा। वो कह रहा है कि जो आपने ट्रांसपोज दिया उसका दोबारा ट्रांसपोज नहीं। तो ये आपके पास क्या है, रो है ना, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। और ये आपके पास क्या है, रो, इसको मैं भी कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो ये आपके पास ये आ गया। तो देख लें ये हमेशा इसके इक्वल आ गया। तो ये हमेशा आप याद कर लें, आज का आपका यूज़ आएगा आगे 9th में 10 में FSC में BSc में, कि ए का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर आएगा। हमेशा के लिए ये जनरल फार्मूला है, जनरल प्रूफ है कि हमेशा ए का ट्रांसपोज हमेशा ए के मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यही आज का मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 6 तक थी ये। आगे हम 1.3 करेंगे। तो आज की वीडियो तक यही रखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जो मुझसे हो सका तो मैं आपको समझा दूंगा, नहीं तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।